हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिहार तथ्य संग्रह। हम लोग स्टार्ट किए थे, इडिटेरिया का न्यू बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी बेस में हम लोग कराएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये स्पेशल चलाया जा रहा है बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी 70 सिविल सर्विस का, ठीक है, या बिहार एसआई का, जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है बिहार स्पेशल जीके, ठीक है, थ्योरी वाइज, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हम लोग चैप्टर नंबर 3 है बिहार का मध्यकालीन इतिहास। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ है वो आपको यहाँ पे बॉक्स बना करके, ठीक है, चार्ट में दर्शाया गया है। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाटक, सिख धर्म, मध्यकालीन बिहार से ये संबंधित है ये सभी, ठीक है। सल्तनत काल में बिहार कैसा था, मुगल काल में बिहार कैसा था और अफगान के शासन काल में शेरशाह सूरी के समय में बिहार जो है वो कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है तुर्क शासन में बिहार कैसा था, ठीक है। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी, ठीक है, तुर्क शासक जो था वो कौन था, तो तुर्क शासक जो था वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो था, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाटक वंश का शासन था, ठीक है, उत्तर बिहार में कर्नाटक वंश का शासन था। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय हुआ था, ठीक है। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय हुआ था कब, 1198 में, ठीक है, जिसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बख्तियार खिलजी उदंतपुरी के साथ नालंदा ठीक, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में ठीक है, उसने आग लगवा दिया था, किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है कि उसने 1203 से लेकर 1204 में नदिया यानी कि बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी, ठीक है, नदिया जो था वो बंगाल में था, ठीक है, जिसमें बख्तियार खिलजी ने चढ़ाई कर दिया और उस समय सेन वंश की वहाँ पे राजधानी थी नदिया में। उस समय सेन वंश का शासक जो था वो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन, ठीक है, सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। नदिया जो था बंगाल का एक क्षेत्र था, नदिया, वहां पे अधिकार कर लिया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, और उसका राजधानी लखनौती को बनाया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दिया था, ठीक है। बख्तियार की हत्या कौन किया था, तो अली मर्दान ने कर दिया था। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो वंश है बख्तियार खिलजी के बाद वो है आपका, ठीक है, कौन सा वंश है, तो बख्तियार खिलजी के बाद है आपका स्थानीय वंश कर्नाटक वंश। मिथिला के कर्नाटक वंश, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाटक वंश का उदय हुआ था, ठीक है। तिरहुत जो था अभी बिहार का क्या है, तो प्रमंडल है, और तिरहुल और मिथिला क्षेत्र में एक वंश का विजय हुआ था, ठीक है, एक वंश का उदय हुआ था जिसका नाम था कर्नाटक वंश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट दिया गया कि कर्नाटक वंश के संस्थापक थे न्यायदेव, ठीक है। कर्नाटक वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान समय में नेपाल में है ये, ठीक है। सिमरावगढ़ जो है उस समय जो था कहाँ था, बिहार में था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कहाँ है, तो नेपाल का ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाटक शासक नरसिंह देव ने उसे नरजाना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाटक वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने किया था, ठीक है। कर्नाटक वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। कौन, तो आपका गियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है कि गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाटक वंश का शासक हरिसिंह देव था, कौन था, हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव शासनकाल
1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी रहा था। नेक्स्ट है कि हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। कौन सा विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। किसके समय? तो हरि सिंह के समय। नेक्स्ट है अगला जो वंश है सल्तनत काल। ठीक है, बिहार में सल्तनत काल के बारे में देखते हैं। दिया गया कि दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासक के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर, ठीक है, बिहार अभियान किया था? तो वह आपका इल्तुतमिश। 1225 में बंगाल ने बिहार पर अधिकार किया। कौन? इल्तुतमिश। परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय ही खत्म हो गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है कि तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ था। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया। पटना और गया के उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख है पटना और गया से प्राप्त हुआ है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ भी थी, बनाया गया था। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उस समय जो था वो बिहार शरीफ का जो नगर था वो बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि तुगलक काल में बिहार के सब प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था जो मलिक बयां कहलाते थे। ठीक है, तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अगला जो वंश आता है वो अफगान शासन आता है। ठीक है, अफगान वंश आता है जिसमें पहला शासक था उसका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार के प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। किसको? तो दरिया खां नुहानी को। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बराह खां नहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी और अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। ठीक है, दिया गया है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र जो था वो कौन था? तो बहार खां नहानी था ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी और अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। ठीक है, बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। ठीक है, शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। अब शेर शाह सूरी आता है। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी का जन्म होता है कब? तो 1486 में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके पिता का नाम था हसन खां जो सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। ठीक है, बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि जो था वो दिया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि शेर खां नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, शेर खां नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र के अपने अधीन में ले लिया था। नेक्स्ट है कि शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर दिया था। ठीक है, शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि 1539 में चौसा के युद्ध हुमायूं को पराजित कर उसे शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध होता है जिसमें, ठीक है, शेर शाह जो था वो विजय हो जाता है, हुमायूं हार जाता है चौसा के युद्ध 1539 में, और उसी समय जो है वो शेर शाह जो था शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि 1540 में कनौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया था। ठीक है, दिल्ली में सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी जो था वो 1540 में बिलग्राम के युद्ध में, ठीक है, जो हुमायूं को हराने के बाद वह पूरी दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, अपना वंश सूर्यवंश की स्थापना करता है।
नेक्स्ट है कि 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने कब बनवाया था? 1541 में पटना को बिहार का राजधानी बनाया था। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने 1543 में रायसीना, 1544 में मारवाड़ विजय किया, 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी वहीं पे क्या हो गई? तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कालिंजर में जो है वो बम गोला फटने से घायल होने के बाद उसकी शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। ठीक है, जो कहा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में बनाया गया है। इसको बनवाने का काम किया था इसका पुत्र इस्लाम शाह ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। ठीक है, शेरशाह ने बिहार में रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसे भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। बाद में इसमें अकबर ने भी इसे अपनाया था। ठीक है, कौन सा पद्धति? तो जब्ती प्रणाली अकबर भी अपनाया था। नेक्स्ट है कि शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था व्यापक सुधार किए थे। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि से के साथ गद्दी पर बैठता है। ठीक है, शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो था वो जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया था। 1555 ईस्वी में मच्छीबारा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। ठीक है, बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बढ़ जाता है और 1555 ईस्वी में मच्छीबारा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर देता है। कौन? तो हुमायूं। नेक्स्ट है, अगला है आपका, अगला पॉइंट है मुगल काल में बिहार कैसा था। ठीक है, तो मुगल काल में शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गया था। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश का सत्ता बना रहा, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ताज खां करा रानी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि ताज खां करा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करा रानी ने इसके विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीत लिया। किसने? तो अकबर ने। और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। नेक्स्ट है कि दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, दाऊद खां जो था वो बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है कि 1580 में बिहार के मुगलों के द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1580 में बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया बिहार को। नेक्स्ट है कि अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतीय, ठीक है, 1587 ईस्वी से लेकर के 1594 ईस्वी तक बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। ठीक है, मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य था वो बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। नेक्स्ट है कि मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोने प्राप्त हुए थे। किस क्षेत्र में? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना जो है वो प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। ठीक है, जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद जो था वो केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था सौंदीकरण करवा करके। ठीक है, सौंदीकरण कराया। ठीक है, औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया।
नेक्स्ट है कि उत्तर मुगल काल में शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। किसने? तो फर्रुखसियर ने। एकमात्र मुगल शासक था जो अपने पटना में राज्याभिषेक करवाया था, तो वह आपका फर्रुखसियर ने। कब? तो 1713 ईस्वी में। ठीक है, वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय पहला शासक था फर्रुखसियर, दूसरा कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो था, जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 1761 में। कहाँ पे? तो पटना में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाता है के बाद होती है सत्ता में बिहार बंगाल का भंग, ठीक है, भाग बन जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती है सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया था। नेक्स्ट है कि मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलवर्दी खां ने ग्रिया के युद्ध 1740 में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया था। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर के अपने पद को अस्थायी बना दिया और 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पर उसका जो था वो प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका सिख धर्म के बारे में। ठीक है, तो बिहार में सिख धर्म जो था उसके बारे में देख लेते हैं। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। किसने? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा, ठीक है, सिख धर्म गुरु थे जिसने बिहार की यात्रा किए थे, तो वो था आपका गुरु नानक जी। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यह पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, ये 3 जो है वो, ठीक है, सिख गुरु जिनका संबंध बिहार से था। पहला थे गुरु नानक जी यात्रा पे आए थे, दूसरा थे 9वें गुरु तेग बहादुर, ये भी जो थे सासाराम गए होते हुए पटना आए थे और वहाँ अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। और यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म होता है, पटना सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब किया गया था? तो 1699 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तख्त श्री हरमंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। यह भी आपको ध्यान में। तो बिहार का मध्यकालीन, ठीक है, बिहार का इतिहास जो था वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है थ्योरी वाइज 1 लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, बिहार एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया था तथ्य संग्रह, बिहार तथ्य संग्रह, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसका आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैप्टर 1 और 2 जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।